जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम गला मंडी और गला मंडी के निज़ाम पर बात कर रहे हैं। फैसल साहब से मैं पूछना चाहूँगा, ये ज़रा बताइएगा कि ये तो बड़ा अजीब सा निज़ाम है। इसमें तो अगर किसी के पास स्टॉक ज़्यादा है और वो चीज़ होल्ड कर लेता है तो फिर कीमत का तयन तो वो खुद ही करेगा। मार्केट में अगर वो चीज़ कम है और उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो तो जो रेट निकालेगा वही रेट। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये वैसे हर ज़ुबान आम पे है सवाल कि जो होल्ड कर लेता है उसकी मनमानी हो जाती है। ऐसा नहीं है, यहाँ मंडी में ये कुछ और है। ये बाकी शोबों में तो यकीनन ऐसे ही है शुगर के हवाले से, लेकिन ये मंडी में ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें जो रेट निकलता है वो डिमांड के ऊपर रेट निकलता है। अगर एक बंदे ने स्टॉक किया हुआ है, उसका वो रेट ही नहीं बढ़ा, वो 2 महीने पड़ा रह गया, 4 महीने पड़ा रह गया, फिर उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो इतनी तादाद में इसको स्टॉक किया भी नहीं जा सकता, ना ये रखा जा सकता है। गल्ला मंडी और इसके मुल्का इलाकों में यानी आसपास जो गोदाम भी होते हैं, वो गल्ला मंडी के आड़ती साहबान हमारे ही होते हैं, वो गोदाम भी। वहाँ पर हमने जो राशन इसका जो रखा होता है ना, हमें इंतज़ामिया की तरफ से ऑर्डर होता है कि आपने कमो बेश ये 7 दिन से लेकर 15 दिन का ये रखना है आपने, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए कि ट्रांसपोर्टेशन की हड़ताल हो जाए किसी की, हाँ कोई ऐसा कोई साना ना हो जाए जिसकी वजह से ये किल्लत ना हो जाए किसी भी चीज़ की। तो हमने पूरे जनूबी पंजाब सप्लाई को देखते हुए ना हमने उतना वो रखा होता है। ठीक है। इससे ज़ायदा जो है ना, इससे ज़ायद तो वो कोई भी बंदा जो है वो इसको स्टॉक की नीयत से नहीं रखता। अगर रख भी ले, फ़र्ज़ किया अगर कोई आउटसाइडर उसने स्टॉक कर भी लिया तो रेट उसकी मर्ज़ी का नहीं चलता, रेट मार्केट का ही चलता है। जैसे बताया एजाज साहब ने कि भी ये फैक्ट्री वाले जो हैं वो अपना जो तयन कर लेते हैं, उसके बाद वो अपना प्रॉफिट के साथ वो मंडियों में माल आ जाता है। तो हमारे यहाँ तो 300 दुकानें हैं गल्ला मंडी में, तो कंपटीशन ही इतना है कि रेट जायज़ मांग ही नहीं सकता, यानी नाजायज़ रेट मांग ही नहीं सकता। तो वो हम कंपटीशन के चक्कर में 10-20 रुपए के ऊपर जो है थैला हम फ़रोख्त कर देते हैं दुकानदारों को। आगे जो है ना वो चेक करना होता है आगे का। आगे वो डीसी साहब जो है वो रेट तयन कर देते हैं, गल्ला मंडियों से रेट लेते हैं। रेट लेके फिर वो मीटिंग होती है, उसमें जो कराने वाले होते हैं, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी होते हैं, इसमें जो गल्ला मंडी की तरफ से नुमाइंदगी वो मैं ही करता हूँ, और भी लोग होते हैं। तो वो रेट तयन हो जाता है कि जी ये रेट है मंडियों का और इस मंडी से आगे इस रेट पे कराने वालों ने बेचना है। अब वो ना बेचें तो ये फिर गवर्नमेंट ने चेक करना। एजाज साहब को दोबारा इसमें शामिल करूँगा कि ये फॉर एग्जांपल इसका 120 रुपये चने का रेट तय हो गया जी, एक्स मिल रेट। तो अब आपने रिटेलर के लिए रेट जारी करना है, तो 120 रुपये में कितना मार्जिन ऐड करेंगे रिटेलर के लिए कि उसको आप देंगे कि इस कीमत पर आपने बेचना है? देखिए, अगर मतलब मैं सादा सा आपको समझा देता हूँ कि कोई चीज़ 80 रुपये मान बिकी है ना, ठीक है, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 या 3 रुपये पर केजी के हिसाब से ना उसको रिटेलर के लिए। अच्छा, जिसमें उसमें ज़ाहिर है उसने उसको वहाँ से उठाना भी है, कैरेज भी है, फिर आगे उसने को बंदा भी रखा हुआ है, दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, वो सारा अपना भी प्रॉफिट रखता है। ये मैकेनिज्म जब आप तय करने लगते हैं रेट, तो आप करियाना के जो लोग हैं उनके नुमाइंदे भी बैठते हैं? जी बिल्कुल। आड़ती उनके नुमाइंदे भी बैठते हैं, मार्केट कमेटी कौन, कैसे मैकेनिज्म में असल में जानना चाह रहा हूँ? ये ऐसे है कि भी इसमें सार्फिन के लोग भी होते हैं, जो सारिफ है, ठीक है, जो डायरेक्टली परचेजर है, जो घर के लिए नुमाइंदा है। जी बिल्कुल उन कंज्यूमर जो है ना कमेटियाँ जो बनी हुई हैं उसमें से मेंबर वो लोग अपना नॉमिनेट करते हैं, और उसमें प्राइस कंट्रोल कमेटी के भी वो मेंबर बने हुए हैं, और डीसी साहब उनको नोटिफाई करते हैं। और इसी तरह जो हमारे गल्ला मंडी के जो आड़ती साहबान हैं उनमें से भी जो मतलब अच्छे हैं, मतलब जिनका बिजनेस बहुत अच्छा है, उनको बिठाते हैं, उनको 2 बंदे या 3 बंदे उनमें से होते हैं आड़तियान में से। और इसी तरह जो रिटेलर हैं जो अपनी रिटेल शॉप्स को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे भी उसमें मौजूद होते हैं, ताकि वो अपना मौक़िफ़ दे सकें कि भाई हमें मंडी से किस रेट से मिल रहा है, कि ये ना हो कि भाई वो मतलब ये तासर ना जाए कि मंडी में जो ना रेट है ही ज़्यादा, उन्होंने मुख्तलिफ भेजा है, हाँ रेट ज़्यादा है, या रेट आपने जो नोटिफाई कर दिया है, फिक्स कर दिया है, वो उसके मुताबिक उसको मैच नहीं करता, कम फिक्स हो गया, तो लिहाजा तमाम इन सबको ऑन बोर्ड लिया जाता है। अच्छा, तो इनके इजलास कब कब होते हैं? ये आम तौर पे जो अब आजकल जो रूटीन चल रही है ये वीकली बेसिस पे हो रहा है। पहले मंथली हुआ करते थे, पहले मंथली हुआ करते जी। अच्छा, अब हर हफ्ते में इजलास होता है, हर फ्राइडे को हर जिन्स का जो है वो कीमत का तयन किया जाता है। बिल्कुल, दालों के, चावल है, चीनी जो है ना ओपन मतलब एक ही जो भी मतलब एक्स मिल रेट है उसमें 2 रुपये हमने ऐड करके डी साहब ने नोटिफाई किया हुआ है। जो भी एक्स मिल रेट है चीनी का, अच्छा, उसमें 2 रुपये ऐड करके। ये जो आड़तियों का कमीशन है इसको भी आप नोटिस करते हैं, देखते हैं, या ये इन पर छोड़ा हुआ है कि ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका बाकायदा जो अभी हमारी नई अथॉरिटी बनी है पामरा, उसके तहत जो है ना रेगुलेशन बन चुकी हैं,
और इससे पहले जो कानून था 79 का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जनरल रूल जो थे हमारे, उसके हवाले उसमें भी था। ये एक बाकायदा एक स्लिप जारी करते हैं, उसमें ये लिखते हैं कि जी हमने ये कि इसको कितने का ये चीज़ दी है और उसमें इसके पैसे कितने बने थे और हमारा जो है हमने जो इसको कमीशन इससे डिडक्ट किया है उसमें ये मेंशन करते हैं। मार्केट कमेटी हिमसेल्फ उसको चेक कर सकती है उस रसीद को, और अगर ये वायलेट कर रहे हैं तो वायलेशन अगर ये कर रहे हैं, इसके वायलेशन कैसे आम बंदे को पता चलेगा कि ये कमीशन इन्होंने लेना कितना है। ठीक है। तो हमने बड़े एक जो है ना दादावर जो है ना वो बोर्ड लगाए हुए हैं जिस पे हमने ये पूरा रेट शेड्यूल जारी किया हुआ है। ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल के तहत जो भी खरीदार है वो इस रेशो से जो है वो देगा अपना कमीशन देगा। ठीक है। अगर वो समझता है कि ये जो मतलब ये एडवर्टाइज़ किया गया है बोर्डों पे उसके मुताबिक नहीं है, तो वो मार्केट कमेटी को कंप्लेंट कर सकता है। मार्केट कमेटी उसके खिलाफ एक्शन लेगी, उसके खिलाफ अपना। अच्छा, मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि आपने कितने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है पिछले 6 महीने में। मैं ज़रा शराज साहब से, शराज साहब ये बताइएगा कि ये जो निज़ाम है इससे बतौर आड़ती आप मुतमिन हैं कि ये ठीक चल रहा है, या आप ये समझते हैं कि आपके हकूक़ भी जो है यहाँ पामाल होते हैं? और नहीं, असल में बात ये है कि अरसा 40-50 साल से या हमारे बड़े जब से ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रूटीन ठीक है मिसाल के तौर पे। अब मैं इनकी एक बात में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, अब जो जनूबी पंजाब से कस्टमर हमारे पास आता है या मुल्तान का, वो अगर कंपैरिजन भी करता है कि मुल्तान गल्ला मंडी में ये रेट है, फैसलाबाद में ये रेट है, लाहौर में ये रेट है, अगर वो महसूस करे कि मुल्तान गल्ला मंडी में इस वक्त दाल चने का रेट ज़्यादा है या चावल का रेट ज़्यादा है, ठीक है, वो फैसलाबाद की तरफ रुख कर लेता है, ठीक है, वो लाहौर की तरफ चला जाता है जहाँ जिस मंडी से सस्ता मिल रहा हो वहाँ से माल। इसलिए यहाँ पर जो एक माइंडसेट है कि जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है गल्ला मंडी में या लोगों ने खुद साख्ता रेट बनाए हुए हैं, कतन ऐसी बात नहीं है। वो हर बंदे के सामने है ये चीज़। हाँ, उसके अलावा ये है कि अगर दुकानदार लेके हमसे ओवर चार्जिंग करे या जो मार्केट कमेटी ने जो लिस्टें बनाई हैं या जो डीसी साहब ने उनको फॉलो ना करे, वो फिर मजिस्ट्रेट जो है वो ज़ाहिर बात उनको फ़ाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वैसे ये शिकायत है सही, लेकिन इतनी नहीं है। मतलब एक चीज़ ही अगर 160 रुपये किलो बिक रही है तो वो दुकानदार उसको 170 रुपये बेच लेगा, इतना ही मार्जिन वो एक्स्ट्रा ले लेता है। नहीं, उसमें वो चीज़ कमोडिटी पीछे से बड़ी महंगी आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे देखें ना, अगर कराची में काले चने का रेट है मिसाल के तौर पे 150 रुपये, ठीक है, 3 रुपये किलो खर्चा है कराची से मुल्तान का, 153 हो गया। यहाँ के अखराजात 1-2 रुपये लगा के 155, तो गल्ला मंडी में 157 रुपये वो सेल हो जाती है बस। उसमें अगर मैं 160 बेचूंगा, ये 165 बेचेंगे, कस्टमर इनसे नहीं लेगा। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमने रेट को उसी तरह रखना है ताकि हमारा कस्टमर भी ख़राब ना हो और हमसे वो ले कंपटीशन इतना है, कंपटीशन है, अगर आपसे नहीं लेगा तो फिर हमारा रेट अगर ज़्यादा होगा तो ये 7 वाले से ले लेगा, 7 वाले का होगा तो 7 वाले से। फिर 300 से 400 दुकानें हैं। अच्छा, ये कंपटीशन तो रिटेलर के लिए भी है? नहीं, उनके लिए नहीं, वो तो जगह जगह बैठे हुए ना, चौक मुख्तलिफ जगहों पे कंपटीशन और बढ़ गया ना जी। नहीं, उसमें अगर जगह जगह बैठे हुए हैं, जगह से बात ये है कि हम तो बैठे हुए हैं एक ही जगह पर, 4 दीवारी में बैठे हुए हैं, पास बैठे हुए हैं, तो वो तो 1 मिनट में आया जी मेरे आगे से होके होती है ना। अगर 4 दुकानें साथ हैं तो सारों का रेट एक ही होगा और महंगी उसमें ऐसे है। मिसाल के तौर पे हमारे इलाके में एक पोश इलाका गुलगश्त का, ठीक है ना, वहाँ हाई फाई लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ एक चीज़ हमसे वो 150 रुपये लेके गया है, अब वो वहाँ पर 200 सेल करता है, गवर्नमेंट का रेट 160 या 65 है। अब जब उसके पास मजिस्ट्रेट या अदारे पहुँचते हैं, वो कहते हैं जी मेरा खराजात इतने हैं, मेरा 1-1 लाख वो एक और बात करता है, वो कहता है जी ये जो रेट इन्होंने निकाला है ये इस क्वालिटी का रेट है ही नहीं, मैं जो आपको चीज़ दे रहा हूँ वो उससे बेहतर क्वालिटी की है। नहीं, अब इसको तो आप चैलेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मार्केट कमेटी की तरफ से जो रेट होते हैं वो एक चीज़ का एक नहीं होता, उसमें एक क्वालिटी। मैं मिसाल देता हूँ जी चावल की आपको, ठीक है ना। अब चावल 100 रुपये से लेके 400 रुपये किलो तक बिक रहा है, ठीक है। अब मार्केट कमेटी जो है वो ये कोई 50 किस्म के चावल हैं, इन सारों के रेट का तयन तो नहीं करती, क्यों जी? आप तो एक उम्दा चावल और दोम चावल और सोम ज़्यादा से ज़्यादा जो रूटीन में जिनको ज़्यादा लोग मतलब परचेज कर रहे हैं वो उस वैरायटी का जो है ना मतलब ये उसका रेट फिक्स किया जाता है, ऐसे नहीं कि सबका। दूसरा जो अभी आपने बात की है ना कि भी वो मुख्तलिफ रेट हो सकते हैं, तो वो उसमें ग्रेडिंग एंड पैकिंग का फैक्टर है जो हमारी पामरा आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ, यही मैं आपको कह रहा हूँ। उसके लिए रेडी पर 100 रुपये किलो चावल भी उसके लिए एक आसान काम किया है ना, उसके लिए इंतजामिया ने आसान काम ये किया कि उनको कहा है कि आप डीसी काउंटर लगाएं, जो रेट तयन करते हैं वो आप डीसी काउंटर में बेचें, उसको सेल करें, बाकी जो है वो अलग है तो नज़र आएगा कि भाई ये इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। लेकिन एक बात आपको बता दो, छोटा
छोटी सी बात वो ये है कि ये जो रेट तयन करते हैं ना, ये सी क्वालिटी के रेट तयन नहीं किए जाते, ये अच्छी क्वालिटी के ही रेट तयन किए जाते हैं। अच्छा, इस मतलब इस आप धोखे में ना आए कि जी हाँ ये जी। जनाब हम जी, अच्छी जी, क्वालिटी के रेट ये नहीं, रखे नहीं, हुए हैं। बिल्कुल, ये अच्छी अच्छी क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी के क्वालिटी के रेट रेट तयन किए जाते हैं। ठीक है। और नाकिस क्वालिटी का बिल्कुल रेट अच्छा, नहीं होता। एक चीज़ रह गई कि आपने आड़ती के पैसों का तयन कर दिया, अब जब रिटेलर को आप मार्जिन देने लगे हैं जी। तो उसकी कोई परसेंटेज फिक्स है कि जी आपने इतने परसेंट जो है वो रिटेलर को मार्जिन देना है, या उसके तयन करते हुए क्या फैक्टर हैं जो सामने रखते हैं? वो तो डीसी साहब तयन करते हैं ना। देखिए, वो डीसी साहब नहीं, चलो मार्केट कमेटी के मैं मशवरे से बताता होता हूँ इसमें जो मैकेनिज्म जो फ्रूट एंड वेजिटेबल में है, उसमें हमारे रेगुलेशन में है कि हम उसमें 10 से 15% जो है ना उसको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट देते हैं रिटेलर को, ठीक है। कीपिंग इन व्यू कि वो पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल को ज़ाहिर है वो भी ज़ाहिर हो जाता है। अगर वो मतलब पेरिशेबल है तो उसमें ज़ाहिर है हम 15 तक भी चले जाते हैं। जो चीज़ जल्दी ज़ाहिर होने वाली है, ख़राब होने वाली है, उस पर मार्जिन ज़्यादा हाँ, और जो नहीं है उसको हम 10 तक रखते हैं और 10 से बिलो भी बता। और ये गला मंडी में क्या रेशो? गल्ला मंडी में जो है ना रेशो जो है ना ये किलो के हिसाब से है 2 या 3 रुपए पर केजी। पर केजी? बिल्कुल। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं है तो अगर वो रिटेलर के लिए, रिटेलर ये के लिए परसेंटेज भी मेरे ख्याल ऐसे ही 2-3% बनती होगी मतलब ऐसे अगर उसको परसेंटेज में ले जाए शायद ऐसे ही बने, तकरीबन, ऐसे मतलब 2 से 3%। रेट पे डिपेंड करता है कि कितने का वो चीज़ ये है। तो बड़ा मुनासिब है, लेकिन इस शरह पर दुकानदार तो मेरे ख्याल बेचने के लिए तैयार नहीं बेच रहे हैं, है। वो तो कहते हैं कि जी ये हमारे अखराजात कहीं ज़्यादा हैं, दुकान के किराए हैं, और अब ये एक पहलू और भी है, इस पर मैं बात करूंगा आपसे कि ये सेल्स टैक्स लागू हो गया है। आपने तो सेल्स टैक्स लागू नहीं किया, अब हमने मार्केट से डिपार्टमेंटल स्टोर से दाल खरीदी है तो आखिर में उसने सेल्स टैक्स लिख दी है, तो ये एक अजीब सी सूरत हाल होगी। ठीक है ना, इस पर मैं आपसे पूछूंगा कि इससे कैसे निपटें, लेकिन एक ब्रेक ले लें जी। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम गल्ला मंडी के निज़ाम पर बात कर रहे हैं। फैसल शफीक साहब से पूछते हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सस्ती कोई अशाए सर्फ मिल जाए, तो मैं ख़ुद भी आके गल्ला मंडी से ख़रीदारी कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि करते भी हैं लोग। अच्छा, फैमिलीज़ आती हैं, संडे उन्होंने मखसूस दिन रखा हुआ, वैसे तो 6 दिन मंडी ओपन होती है तो 6 दिन में किसी भी दिन आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो अक्सर मैंने देखने में आया कि संडे को वो सरकारी छुट्टी होती है तो लोग वहाँ पर आकर ख़रीदारी करते हैं। वो जो होल सेल की शॉप्स हैं वहाँ पर? हाँ बिल्कुल करते हैं, छोटी दुकानें जी हैं? हाँ जी, छोटी दुकानें ऐसी बनी हुई हैं जहाँ पर वो आकर 2-2 किलो 5-5 किलो ले लेते हैं। वो कितना फ़र्क अंदाज़ा हो जाता है अगर मैं मार्केट से ख़रीदूँ? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। एक 5,000 की खरीदारी मैंने अगर की है दुकान से, खुली दुकानों से, और मंडी से आगे की है, तो उस पर कितनी बचत हो जाएगी? उस पर तकरीबन मेरा ख्याल है कोई लमसम उसको 500 रुपये की तो बचत हो ही जाएगी। अच्छा, हाँ, फिर तो खासी बचत है। 500 से 1,000 रुपये की भी कुछ लोग कहते हैं कि जी खासी बचत हो जाती है। नहीं, 1000 की तो नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएगा। क्वालिटी पर कितना? क्वालिटी जो है वो जो रेट तयन किया जाता है सरकारी तौर पर, वो भी अच्छी क्वालिटी का ही रेट तयन होता है। लेकिन ये मैं अगर होलसेल की शॉप से खरीदारी करता हूँ, हाँ जी, फिर तो वहाँ आपको मुझे अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। अच्छी ही ऐसा तो क्वालिटी नहीं है कि आप आड़त पर जो है जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बोरी में बंद करके बेच दी, किराने भी भेज दिए, और जो कचरा वचरा है उसको आपने वहीं रख दिया कि जी चले यहाँ जो गाहक आएगा उसको? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो दुकानदार होते हैं वो कम क्वालिटी वाला लेके जाते हैं, मंडी से ही लेके जाते हैं। लेकिन जो परचून में जो जिसने घर के लिए लेना है तो उसने तो हर चीज़ को, हमें भी पता होता है कि इन्होंने जो है घर के लिए लेना है तो इसको अच्छी ही क्वालिटी लेनी है, और उसी रेट पे वो अच्छी क्वालिटी ले जाते हैं। वो ये नहीं कि उनके लिए रेट फ़र्क होगा कोई, तो वही रेट जो परचून दुकानदार को दिया जाता है, वही रेट रिटेल को जो दिया जाता है, वही रेट में ना वो घर के लिए भी लोग ख़रीदारी कर लेते हैं। ठीक है। और गल्ला मंडी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान की, थोड़ा सा तारुफ भी हो जाए, गल्ला मंडी मुल्तान की अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी है कि यहाँ पर शायद कपड़ा और गोश्त नहीं है, बाकी हर आइटम उनसे जो भी निकालें घर में किचन की, तो वहाँ यहाँ गल्ला मंडी में दस्तयाब है। बीज भी दस्तयाब है। अच्छा, बीज भी दस्तयाब है। जो ज़िम्मेदार बीज के लिए आते हैं वो भी यहाँ गल्ला मंडी से लेकर जाते हैं। अच्छा, ये तो फिर इस गल्ला मंडी को ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पार्किंग शार्किंग का वसी इंतजाम हो। बहुत ज़्यादा पार्किंग भी है। गल्ला मंडी मुल्तान की ये 126 मंडियाँ जो पूरे जनूबी पंजाब में हैं, तो पूरे पंजाब में है, तो उसमें जो है ये वाहिद गल्ला मंडी है जहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रासी प्लॉट है, जहाँ पर हर साल फूलों की नुमाइश होती है। इस साल भी होनी जा रही है, 31 मार्च को फूलों की नुमाइश है गल्ला मंडी के अंदर। तो पार्किंग का भी इंतज़ाम है, और इसके अलावा यहाँ पर जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए आते हैं रात को,
ठीक है। दिन के टाइम तो माल बाहर ही नहीं आता, तो इसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव भी नहीं है गल्ला मंडी की वजह से शहर भर में। ठीक है, वो और आप कहते हैं कि इसको बरकरार हाँ, ये रहना चाहिए, यहीं या रहना मतलब चाहिए। सही में इसमें इसकी वजह भी तो है ना, शहरियों को फायदा होता है, ज़ाहिर है आप यही कह रहे हैं। शहरियों को भी खरीदारी करने के फ़ायदा होता है, दुकानदारों को फ़ायदा होता है, फिर चोरी चकारी से बचत होती है। बिजनेस है यहाँ पर, बैंक भी साथ ही हैं, तो जो हमारा जो लेन देन है वो बैंकों के ज़रिए है, तो फिर किस किस को मतलब यहाँ से आउट करेंगे। ठीक है, ये मतलब आप इसके हक मंडी, में नहीं है? हाँ, कि इस इसको हक में नहीं है कि मंडी यहाँ से कहीं भी 1 इंच भी आगे पीछे हो, क्यों जी, शराब यहीं साहब, पर ही आपके रहे साथ तो में ज़्यादा नहीं? बेस्ट है। नहीं, ये देखें शहर के अंदर मौजूद है, रसाई हर बंदे की आसानी है। अगर ये 10 से 15 किलोमीटर दूर चली जाती है तो फिर लोगों को शहर से वहाँ बाहर जाना पड़ेगा, उनके अखराजात मज़ीद बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर वहाँ जो सेफ सामान भी नहीं है, आएगा- हम जो सेफ भी सामान नहीं है। आएगा उसके अखराजात भी कम नहीं, होंगे ना सेफ जी, भी नहीं है वहाँ पर अगर जाए। दूसरी बात ये 15 किलोमीटर के बाहर तो वो मंडियाँ तो वैसे ही मौजूद है चारों तरफ। गल्ला मंडी जो है मुल्तान से चारों तरफ में 15-15 किलोमीटर पे वैसे चारों तरफ मौजूद है। जैसे हमारा ये लाड़ है, ये शराब साहब ये बताइएगा कि यहाँ मंडी में जिनको हम फड़िए कहते हैं वो भी मौजूद होते हैं, कि वो आपकी बड़ी शॉप से ख़रीदारी करते हैं और फिर वहीं नीचे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो फड़िए जो आप बता रहे हैं ना, ये सिर्फ सब्जी मंडी में है, फल मंडी में है। गल्ला मंडी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है फड़ियों का। मैंने ये सुना है कि आप जो आपकी अपनी आड़त होती है उसके आगे आप खुद फड़िए ना, नथिंग ऐसी गल्ला मंडी में ऐसा कोई इशू नहीं है, फड़ियों का कोई इशू नहीं है। यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है फड़ियों का, यानी कि वो सब्जी मंडी में, फल मंडी में होता है कि फल लिया, सब्जी ली ऑक्शन से, उसके बाद उसने धड़ी धड़ी बेचनी है, वो और चीज़ है। यहाँ मतलब नहीं है। आपके बाहर जो सामान पड़ा हुआ है वो आपका ही है, बेधड़क होकर खरीदेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो हमारा ही है। वो फड़िए फुड़िए यहाँ गल्ला मंडी में नहीं होते। ठीक है। अच्छा, ये ऐसा ज़्यादातर कोई जो निज़ाम नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर जो है वो लोगों की ख्वाहिश होती है कि आजकल मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, माशी मुश्किलात हैं, लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि जी अच्छा जी साल के चावल ख़रीद लें, दालें ख़रीद लें, और कोई मोटी मोटी आइटम्स जो है वो ख़रीद के रख लें, ताकि अखराजात जो है, जो बोझ है, कम से कम ये कुछ कम हो जाए। आपके पास राशन मौजूद होना चाहिए। आपके पास वो क्या नुस्खा है आम आदमी के लिए कि जिससे वो ये अशिया सस्ती ख़रीद ले? मिसाल के तौर पर मैं चावल ख़रीदना चाहता हूँ तो किस मौसम में आके मैं चावल ख़रीद लूँ? मैं दालें ख़रीदना चाहता हूँ तो कब आके ख़रीद लूँ? कौन सा सूटेबल टाइम है और मैं कितनी मिकदार में ले लूँ तो मुझे सस्ती पड़ेंगी? मैं आम आदमी के लिए वो नुस्खा जाना चाहता हूँ। देखें चावल की जो फसल है वो अक्टूबर में शुरू हो जाती है। ठीक है, उस वक्त चावल आम होता है मार्केटों में। ठीक है, धान बहुत ज़्यादा आ रही होती है फैक्ट्रियों में। ठीक है, ठीक है, उस वक्त जो है चावल के रेट इंतहाई मुनासिब होते हैं। अगर कोई शख्स उस वक्त चावल ख़रीदना चाहता है, ठीक है, ठीक है, तो वो उसको बहुत फेवरेबल रेट में मिल अक्टूबर जाता है। नवंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में इसी महीनों में चावल तरह। हाँ जी, खरीदते हैं। जैसे दालें हैं, अब दाल चना आती है अप्रैल और मई में, मसूर की दाल आ जाती है, जैसे गंदम आ जाती है। ठीक है, तो अगर एक शख्स 2 या 3 महीने के लिए अपना इकट्ठा एक राशन ले लेता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बार बार अपने किराना स्टोर पे करीबी जाना भी मुश्किल हो जाता मुश्किल है, होती घर वालों के लिए ज़रा मुश्किल होता है बिल्कुल कि बार बार कोई चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा रहता है। ठीक है ना। अब बात दूसरी ये है कि अब आप कहेंगे कि गल्ला मंडी में और दुकानदार में इतना 30-30 रुपए का फ़र्क क्यों आ जाता है? उसकी एक वजह ये भी है कि गल्ला मंडी में जो रेट है वो रोज़ाना की बुनियाद पे कम और ज़्यादा होता है। जो दुकानदार हमसे लेके जाता है वो रोज़ाना की जब बुनियाद, तक उसका माल नहीं बिकना, हाँ वो नहीं उसका बिकना, रेट वो वही कहता है जी रहना। मैंने तो इस रेट में ली हुई है, हालांकि मंडी में तो रेट कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। वो कहता है जब तक बिकेगी नहीं। ठीक है, अगर 20 बाद औक़ात ऐसे होता है कि 20-20 रुपए किलो भी कम हो जाता है, 15-15 रुपए किलो भी गल्ला मंडी में एक दिन अच्छा। में इतना फ़र्क भी आ जाता है। अच्छा, और वो अब मतलब गल्ला मंडी में से चावल की पोजीशन है रेट की 6,000 रुपये मन, 150 रुपये किलो। अब आप दुकानदार के पास जाएंगे वो 200 रुपये रेट करे। उसकी वजह यह है कि एक्सपोर्ट की वजह से पिछले महीने चावल के रेट कीमतें बढ़ गई थी, 170-75 तक चला गया था। अब दुकानदार को पास जब तक 175 वाला बिकेगा नहीं, ठीक है, उसने 150 वाला ख़रीदना नहीं, ठीक है, तो वो जब 150 वाला लाएगा तो दुकान पे 160 बेचेगा। ठीक है, ठीक है ना। इस वजह से जब ज़्यादा फ़र्क आता है, ठीक है, फिर आम माइंड सेट में जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी या रेट उतार चढ़ाओ या महंगाई, ठीक है ना, वो ज़्यादा शोर इसलिए मचता है। समझता है, ये ठीक तो 150 रुपये जो चावल लेकर गए हैं मंडी से, तो वो 170 रुपये रेट हो गया है मार्केट में, गल्ला मंडी में ही। ठीक है, तो वो उन्होंने अभी 150-70 वाला ख़रीदा नहीं है, लेकिन रेट उन्होंने 170 के हिसाब से अकाउंट करके उसी हिसाब से बेचना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इंतज़ामिया ने वो ये किया है कि हर हफ्ते, हर वीकली जुम्मे को जो है मीटिंग होती है, वो इसको चेक करने के लिए अब मार्केट कमेटी जो है वो अपना रोल अदा करती है, डेली विज़न पर गल्ला मंडी से रेट लेती है कि भी आज क्या। अच्छा, ये जो इस हद तक है कि ये रेट तो जारी कर देते हैं, फिर आगे अल्लाह ही हाफिज़ है, जैसे नहीं, अल्लाह हाफिज़ कहाँ जी, जुर्माने होते हैं, भारी जुर्माने होते हैं भारी उनको, जुर्माने फिर जी, भी वो अच्छा गोश्त का रेट जैसे आपने जारी की है, ठीक है ना जी। अब गोश्त का रेट जो आप जारी करते हैं वो पूरे शहर में कहीं भी नहीं बिकता, ना ही वो छोटे गोश्त को, ना ही जो है वो बीफ का वो रेट जो है कहीं, ये
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आप रेट जारी करते हैं लेकिन वो मैच नहीं कर रहा होता मार्केट से। ये एक बड़ा इशू है, इसको मैं समझना भी चाहूँगा लेकिन प्रोग्राम का वक्त भी महदूद है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़रा वापस अपने मौजू पर आता हूँ कि हमें ये बताएं कि आपका जो प्राइस तय करने का जो मैकेनिज़्म है उसमें आप काश्तकार को भी कहीं प्रोटेक्शन देते हैं कि आपने ठीक है आपने रेट तो कर लिया लेकिन वो बेचारा काश्तकार जिसके अखराजात भी तो सामने रखने चाहिए ना। आपने आड़त को भी देखा, आपने वैल्यू एडिशन वाले को भी देखा, लेकिन काश्तकार का तो कहीं प्रोटेक्शन ना हुआ। देखो इसके हवाले से काश्तकार का अपना एक स्टांस है। मैं अगर वेजिटेबल मार्केट के हवाले से थोड़ी सी बात कर रहे तो इसी हवाले से कि ये आज से कुछ 3 महीने पहले ये टमाटर जो था ये हमारा जो है ना मंडी में 10 से 12 रुपये 15 रुपये किलो बिका है, और आज ये जो है ना मतलब 100 प्लस हो गया। बस काश्तकार का तहफ़्फ़ुज़ तो कहीं नहीं है। हाँ, ये गला मंडी में भी ये एलिमेंट है ना जी, सौंफ है, धनिया है, सूखी धनिया है। उसमें बेसिक इशू ये है कि भाई इसमें एक पॉलिसी वज़ा करने की ज़रूरत है कि जैसे अभी मैं टमाटर की बात कर रहा था तो टमाटर पंजाब में नहीं है, इस वक्त पंजाब में नहीं है, सिंध की फसल बिल्कुल आखिरी मराहल में है, वो ख़त्म हो गई। ये 1 महीना जो है ना ये ऐसे चल रहा है, ईरान से अब टमाटर हमारे मंडियों में आ रहा है, इसी वजह से थोड़ी बहुत मार्केट में स्टेबिलिटी अभी मतलब है वो काश्तकार की प्रोटेक्शन वाला एलिमेंट नहीं है। प्रोडक्शन ऐसी है कि भी अगर उनको मतलब पूरा इंसेंटिव दिया जाए ठीक है तो वो अपना जो मतलब ऑफ सीजन क्रॉप्स हैं उसको भी काश्त करेगा तो उसमें उनको मार्जिन प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, अच्छा मिलेगा। अब जब मतलब भेड़ चाल शुरू हो जाती है कि मतलब एक ने मतलब आलू अगर काश्त किया है तो उसने देखा भी लास्ट ईयर जो है ना आलू वाला बड़ा अच्छा कमा गया ज़मींदार, तो मैं भी आलू काश्त कर लूँ, तो मेजॉरिटी जो है ना वो उस पर शुरू हो एक जाती है। सवाल और आपसे मैं आगे चलता हूँ, प्रोग्राम का वक्त महदूद है। ये बताइएगा कि एक छोटे करियाना स्टोर पे तो आपने रेट लिस्ट लगा दी, लेकिन हम जब किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं तो वो उसका अपना रेट होता है और वहाँ पर आपकी कोई रेट लिस्ट नहीं लगी होती और ना ही आप उससे पूछ सकते हैं ना कंज्यूमर पूछ सकता है। अच्छा, उसको इंश्योर आप क्यों नहीं करवाते? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो जो कुछ पैसे रखते हैं फिर उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगा देते हैं, हालांकि आप जो कीमत का तयन करते होंगे वो टैक्सेस शैक्सेस मिला के करते होंगे, इसको कैसे हैंडल करें? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं कि ये जो सुपर स्टोर जिसको कहते हैं वहाँ पे जो चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं, ख़ास तौर पे दालें चावल वगैरह, तो उसमें 2 तरह के मैकेनिज़्म है। एक है डीसी काउंटर। डीसी काउंटर पे जितनी भी अशिया मतलब हमने नोटिफाई कर रखी हैं डीसी साहब ने, उसके मुताबिक वहाँ चीज़ें रखी गई हैं और उसके मुताबिक ही रेट डिस्प्ले किया गया। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे तो डीसी काउंटर बिल्कुल, अभी आप जिस मर्जी डिपार्टमेंट स्टोर पे चले जाएं, आज भी आपको अवेलेबल है। अच्छा, आज भी अवेलेबल हैं, पिछले एक मतलब काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। डीसी काउंटर अवेलेबल है, जिसको डीसी काउंटर पे वो जाए, जिसको फिक्स्ड रेट पे चीज़ चाहिए उसको वहाँ से मिलेगी। जो आला क्वालिटी को लेना चाहता है, ग्रेडेड लेना चाहता है, अच्छी पैकिंग में लेना चाहता है, वो डिपार्टमेंट स्टोर का अपना वो है। ऐसा साहब आप भी खुद कभी खरीदारी करते होंगे जाने के, या मंडी से ही उठा लेते हैं सामान जो जरूरत? नहीं, वो हम तो वैसे मंडी से अपनी दुकान से ही ले लेते हैं। कभी आप जाके देखें तो आपको अंदाजा हो ना कि जी सारिफ के साथ हो क्या रहा है। आंखें खुल जाती हैं जी वहाँ है ना, जाकर, ऐसे जब ही है, रेट देखते हैं ना ऐसे ही वहाँ है। जाकर, तो वाकई वो रेट खासतौर पर ये बड़े स्टोर्स हैं, चाहे उन्होंने खुद भी पैकिंग कर रखी है, दाल चना है, दाल मूंगी है, जो भी चीज़ें पैक कर रखी हैं उनके अपने रेट्स हैं और फिर रेट्स के ऊपर फिर टैक्सेस भी हैं, तो वो टैक्सेस तो अभी लागू नहीं हुए सबके ऊपर। नहीं, वो अब जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो जब आप मजमूई बिल बनता है तो उसके ऊपर फिर वो टैक्स लगा देते हैं 17% जो ठीक है ना। वो अब आप ये तो गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए। वो कम से कम किचन की आइटम पे तो बिल्कुल 17% होना ही नहीं चाहिए, 1% भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट को एहसास करना चाहिए आवाम का। बिल्कुल ठीक है। इतने तो टैक्स हम देते ही हैं, पैदल चलने का हर तरह का टैक्स दे रहे हैं, अब 17% ड्यूटी ये जो जो लगाई जा रही है हैं, किचन की आइटम पे तो नहीं होना चाहिए। अच्छा शराज साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हम ये प्रोग्राम इसलिए भी करते हैं कि लोगों को रोज़गार के मौके भी जो है वो मिल सकें, तो मंडी में बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए कोई रोज़गार के मौके हैं, वो आके कोई वहाँ से चीज़ें खरीदें और बाहर जाके कहीं बेच लें, या मंडी के अंदर ही जैसे आप कहते हैं जी फड़िए नहीं है, लेकिन अगर इसको फ़रोग दिया जाए तो ऐसी कोई गुंजाइश है या नहीं है? नहीं, बड़ा आपका अच्छा सवाल है। आजकल आपको पता सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन मार्केटिंग का जो सिलसिला है, अगर एक शख्स बेरोज़गार है, उसके पास थोड़े वसाइल हैं, बल्कि अगर 1 लाख 1.5 लाख की एक महदूद रकम है, वो मंडी से आके परचेज़ करके उसके बाद जो है होम डिलीवरी का अगर सिलसिला शुरू कर दे, लोगों को उनकी दहलीज तक पहुंचा दे, तो उसको एक मकबूल आमदनी महीना हो सकती है। तो ये ऐसा हो सकता है कि वो सामान खरीदे और ऑनलाइन जो है उसकी सेल कर ले, तो हाँ, तो उसके लिए बहुत पैकिंग करके घर में पैकिंग करके अपने घर के अंदर मुख्तसर सी जगह के ऊपर
तो लोगों को होम डिलीवरी की सहूलत दे सकता है, तो उससे ज़्यादा इसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया। दूसरी एक लास्ट आपके प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, वो ये है कि गल्ला मंडी जो है पूरे मुल्क में आप देखें काफ़ी बेरोज़गारी हो गई है, लेकिन गल्ला मंडी वो वाहिद इदारा है, जिसकी तर्जमानी मैं कर रहा हूँ, वाहिद इदारा है जिसने बेरोज़गारों को रोज़गार दिया है। ठीक है। वो अपना आड़तियों की सूरत में, लेबर की सूरत में, मुंशी की सूरत में, रिक्शा लोडर की सूरत में, रेडी वाले की सूरत में, खाने पीने की तो अशिया वो वैसे ही कम चल व रही बेश है, जो है वो 25-30 हज़ार जो बंदा वहाँ पर एटोडेट काम करता है, लेकिन उनके साथ जो मुंसलिक हैं वो हज़ारों में हैं, families हैं, वो हज़ारों में नहीं हज़ारों में हैं, बल्कि वो जो नहीं दुकानदार हैं जिसमें बहुत सारे उनको भी लोग रोजगार हैं, मिल हाँ रहा है। जी, जी, तमाम को रोजगार दिया है, लिया प्रोग्राम नहीं का किसी वक्त से। खत्म हो गया जी, मजीद बात करते हैं। एजाज मलिक साहब आपका बेहद शुक्रिया, फैसल साहब आपका, शराज साहब आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने गला मंडी और उसके निज़ाम पे बात की, इसमें तशनगी रह गई, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें जाननी थी, पूछनी थी, लेकिन हमने इसमें भी बहुत कुछ सीखा। आप कोशिश करें, अगर गला मंडी से ख़रीदारी करेंगे तो और कुछ नहीं 10-15% आपको बचत हो जाएगी, और ये बचत आज के महंगाई के दौर में खासी बचत है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम गला मंडी पर बात करेंगे। गला मंडी के मैकेनिज़्म को समझेंगे कि वहाँ सामान कैसे आता है, कैसे बिकता है, आड़त कैसे काम करती है, दुकानदार वहाँ से कैसे सामान लेके जाते हैं, किसका कितना कितना मुनाफा होता है, स्टॉकिस्ट जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं एजाज सलीम मनेस साहब, आप सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी मुल्तान के। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं शेख मियाँ फैसल शफीक साहब। मियाँ फैसल शफीक साहब आड़त भी चलाते हैं और साथ साथ जो है गला मंडी के तर्जमान भी हैं। और उनके साथ तीसरे मेहमान हैं शेख शहराज जावेद, आप आड़ती हैं और गला मंडी के निज़ाम को बेहतर अंदाज से समझते हैं। मैं एजाज साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पहले ज़रा हमें समझा दें कि गला मंडी का निज़ाम है क्या, मतलब कैसे वहाँ सामान आता है, क्या काश्तकार लाते हैं या फील्ड में मिडल मैन होता है वो लेकर आता है और फिर वहाँ पहुँच के उसकी बोली लगती है, कैसे बिकता है, दुकानदार ख़रीदता है, फड़िया ख़रीदता है, ये ज़रा हम इस निज़ाम को समझना चाह रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो मैं रूल्स के हवाले से थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी दे दूँ, गल्ला मंडी के हवाले से दो किस्म की जो है ना ये गल्ला मंडी इस वक्त पे परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है। एक है जहाँ पे जो प्रिंसिपल जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ रही हैं, कपास है, राइस है, जिसको हम पैडी कहते हैं, मकई है, इस तरह की इस शेप में। ठीक है। दूसरी जो है शेप गल्ला मंडी की वो है होल सेल मार्केट की, जो कि पंजाब में सिर्फ 3 है इस वक्त। ठीक है। एक हमारी मुल्तान की गल्ला मंडी है जहाँ जो कि करियाने की होल सेल की मंडी है, और दूसरी जो है फैसलाबाद में है करियाने की थोक की मंडी है, और इसी तरह तीसरी मंडी है अकबरी मंडी लाहौर। अच्छा, ये पूरे मुल्क में 3 मंडियाँ हैं? पूरे पंजाब में ये पंजाब में ही 3 मंडियाँ, पंजाब हमारे में 3 है। ठीक है। बाकी जो है वहाँ पे इस तरह की मंडी पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ये 3 ही है। अच्छा, ठीक है। मतलब ये 2 किस्म की मंडियाँ हैं, एक वहाँ पर जहाँ ये माल आता है देहात से और आके बोली लगती है और वहाँ फ़रोख्त होती है, और एक ये दुकानें हैं थोक की दुकान है जहाँ से शायद दुकानदार ख़रीद कर ले जाते होंगे और आम ग्राहक भी ख़रीद कर ले जाता होगा, थोक के रेट पर उनको सामान मिलता है। ठीक हो गया। आप ये मार्केट कमेटी इन दोनों को कंट्रोल करती है? बिल्कुल, दोनों कंट्रोल करती है। ठीक है। तो हमारे जो अब ज़रा इसको थोड़ा सा अलग अलग करके अलग मैं करता हूँ। पहला जो है जहाँ पर आके बोली लगती है जो निज़ाम है वो क्या है, ज़रा उसके बारे में। देखिए सर, वो ऐसे है कि जहाँ पे ये बोली का मैकेनिज्म है, वो ज़िम्मेदार जो है ना अपना माल डायरेक्टली वहाँ पे लेके आ रहा है, खुद लेके आता है। खुद लेके आता है। ठीक है। और आड़ती जो है उसमें अपना ये रोल प्ले करते हैं कि उसको अच्छा जो है ना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वो लेके देते हैं, और प्रॉपर बोली के ज़रिए ऑक्शन होती है, उसको मॉनिटरिंग किया जाता है, और उसके एवज़ जो है वो कोई जो कमीशन है आड़ती वो चार्ज करता है, जो भी प्रेस्क्राइब्ड कमीशन है। और इसी तरह ज़िम्मेदार को पैसे भी वहाँ पे मौके पे दे दिए जाते हैं, जितना भी उसका माल वहाँ पे फ़रोख्त के लिए आता है, जो भी जिन्स आती है। तो ये जो अपना जैसे हमारा ये बेल्ट ज़्यादा काटन का है,
इसमें मेन मंडियां भी हैं और फीडर मार्केट्स भी हैं। जैसे अभी हमारा मुल्तान है तो यहाँ भी हमारे पास 2 फीडर मार्केट्स इस वक्त हैं। एक फीडर मार्केट है लाड़ और एक है हमारी बस्ती मलूक। अच्छा, वहाँ से माल इकट्ठा होता है जी और जी, फिर इधर आता है। वहाँ पे वो ज़मींदार जो मतलब उसके नज़दीक तरीन जो ज़मींदार है वो अपना उसको प्रेफर करता है ताकि मैं अपना माल नज़दीक उस पे उसका एक्सपेंस फिर कम आता है, जाता है, किराया कैरेज कम चार्जेस हो जाता है, ठीक ये बच जाते हैं उसमें। ठीक है। और वो और टाइम की भी तो बचत होती ये जो फीडर मार्केट्स हैं, यहाँ भी आड़ती बैठा होता है? है। जी बिल्कुल, वहाँ भी ऐसे बोली लगती है? बिल्कुल। वो हमारे बिल्कुल मार्केट कमेटी ने उनको अलाउ किया हुआ है, उनको लाइसेंस दिए हुए हैं कमीशन एजेंट्स के। ये आड़ती का जो असल नाम है वो है कमीशन एजेंट। ठीक है। जो मार्केट कमेटी ये उनको लाइसेंस देती है और वो फिर वो जो है ना आगे ऑक्शन का जो है ना वो प्रोसेस वो करता है और वो अपना जो कमीशन है वो उससे चार्ज करता है और उसके जो है ना उसकी जो जिनस होती है उसको अच्छे दामों फ़रोख्त करता है। कैसे करता है कि वो जो मार्केट में जो डीलर्स हैं, अवेलेबल डीलर्स हैं, वो उनको अट्रैक्ट करता है कि आप हमारी मंडी में आओ, आप तशरीफ़ ले आओ, इधर आपको अच्छी मतलब एक काटन मिलेगी, अच्छी पैडी मिलेगी, अच्छी आपको वो क्या नाम है गंदम मिलेगी, मकई मिलेगी और आपको मुनासिब रेट पे चीज़ अच्छी मिल जाएगी। चलें, इसको हम समझने की कोशिश भी करेंगे आगे पूरे प्रोग्राम में। जी सर। मैं ज़रा हमारे साथ बाकी मेहमान मौजूद हैं और फैसल शेख साहब मौजूद हैं, इनको भी शामिल कर लूँ। फैसल साहब, हमने तो ये देखा है जी, हमेशा आड़ती को तरक्की करते हुए देखा है। बाकी जो है वो जो काश्तकार होता है वो बेचारा रोता पीटता ही रहता है, लेकिन आड़ती की जो है वो दुकानें जायदादें बढ़ती जाती हैं। आज आपसे पूछेंगे कि इसके पीछे राज क्या है, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि आपका कमीशन क्या होता है? कोई परसेंटेज तय होती है या टाइम टू टाइम वेरी कर रही होती है, बढ़ती कम होती रहती है, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि पूरे पंजाब में 126 मंडियाँ हैं जो कि मार्केट कमेटी के ज़ेर साया चलती हैं। और जैसे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि 3 से 4 मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ पर काम का तरीक़ाकार कुछ अलग है। बाकी मंडियों में ऑक्शन होती है और ऑक्शन होकर कुछ डायरेक्ट हमारे पास आ जाती हैं, कुछ जो है वो फैक्ट्री में जाता है, माल तैयार होता है, वहाँ पर तैयार होने के बाद हमारे पास आता है। तो हमने जो है वो कराने वाले जो हैं उनको माल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मुल्तान शहर में जो कराने वाले हैं वो तकरीबन 2000 दुकानदार हैं सिर्फ मुल्तान शहर में। बड़े दुकानदार जो नहीं, कराने के जो दुकानदार हैं, जिसमें छोटे भी दुकानदार हैं, बड़े भी दुकानदार ये हैं। तो बड़ी कम तादाद है। हम तो 2000 दुकानें बहुत है शहर भर में, एक शहर की बात हो रही है। ठीक है। उसके अलावा गल्ला मंडी जो मुल्तान की है, ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर जो है वो गल्ला मंडी में हर चीज़ दस्तयाब होती है और ये लीड करती है ये पूरे जनूबी पंजाब को। ठीक है। और यहाँ तक के भी ये पेशावर तक माल जाता है, यहाँ से जो मतलब गला मंडी पेशावर से लेकर कराची तक ये माल ठीक है। इनका तकसीम होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो कमीशन की बात कर रहे हैं, कमीशन जो हमारा, उनका कमीशन कुछ और है। जो मंडियों के बारे में 126 मंडियों में 3-4 मंडियों के अलावा जो है, ठीक है, हमारा जो कमीशन है वो है 1 रुपये 9 आने। अच्छा, ये तय है, फिक्स ये तय फिक्स है, इसमें बढ़ता या कम ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। 1 रुपये 9 आने कमीशन होता है। और आजकल 9 आने को कैसे हिसाब करते 1 रुपये 9 आने वो आने तो खत्म कैलकुलेटर से भी हो जाता है। पहले तो वैसे भी हिसाब जो है ना वो ज़बानी भी बिल बनाया जाता था। 1 रुपये 90 पैसे इसको कह लें, क्या कहें? 50 पैसे। 50 पैसे ठीक है। 1.5 रुपये जो है वो आपका 1.5% हो गया ना जी, ऐसे ना? ऐसे ही सैकड़े के ऊपर। हाँ, सैकड़े 100 पर जो है 1.5 रुपया जो है वो हाँ आपका जी, पर कमीशन 100 रुपये के ऊपर। हाँ, ठीक है। 1 रुपये 9 आने। ठीक है। अच्छा, अब वो जो है ना जी, वो ये आपका जो सवाल था कमीशन का वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। बाकी ये है कि यहाँ पर जो माल जो यहाँ पर तैयार होता है, तैयार जो फैक्ट्रियों में तैयार होता है, वो यहाँ मुल्तान मंडी में वो यहाँ पर जो है वो। अच्छा, ये बताइए, इसकी बोली उसी तरह होती है जिस तरह सब्जी मंडी की बोली होती है या फ़र्क है निज़ाम? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, सब्जी मंडी जो मुल्तान की सब्जी मंडी है वो वैसे ही ऑक्शन होती है जैसे दीगर मंडियों में ऑक्शन होती ठीक है। यहाँ ऑक्शन नहीं होती। ठीक है। यहाँ रेट निकलता है। अच्छा, रेट ये कैसे निकलता है? डिमांड मार्केट के ऊपर कमेटी निकालती है? डिमांड के ऊपर रेट निकलता है। अच्छा। अगर अब एक और बात है ना जी, यहाँ मुल्तान में या पाकिस्तान में जो अजनास तैयार हो रही हैं तकरीबन 70 से 80% ऐसी हैं जो हमें गैर मुल्क से मंगवानी पड़ती हैं। साहब, इसी मैकेनिज्म को तो हम समझना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ ना जी, आपको मामला है। समझाता हूँ ना ठीक है, इसी में। हाँ। 70 से 80% जो है वो हमारा जो अजनास है वो गैर मुल्क से आता है। ठीक है। तवज्जो देनी चाहिए ना इसके ऊपर, तवज्जो ज़राअत के ऊपर तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की।
70 से 80% बाहर से आता है और वो इन्हिसार है डॉलर के ऊपर। अब डॉलर रेट बढ़ा तो यहाँ भी ये रेट बढ़ जाए, क्योंकि हमने ख़रीदारी डॉलर के ऊपर करनी है। जब वो माल वहाँ से यहाँ आता है और फिर उसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। पाकिस्तान का जो है चावल है, चना है, अब जो ब्लैक चना है, काला चना है, वो यहाँ तैयार होता है। अब उसी काले चने को 60% जितना तैयार, यानी 100% यहाँ तैयार माल मतलब पाकिस्तान की पैदावार है, लेकिन 60% प्लस 60% ऐसा भी है जो हमें बाहर से मुल्क से लेना पड़ता है। कोई मुल्क छोड़ा ही नहीं हमने जहाँ से ये काला चना ना आता हो। कहने को हम सफ़ेद चना है वो भी हमने कोई मुल्क नहीं छोड़ा। ठीक है, मैं अभी गिनवाने पढ़ूँ तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें कि सफ़ेद चना कहाँ से आता है। ठीक है। तो वो वहाँ से ये यहाँ मुल्तान में बिकता है, फैसलाबाद में बिकता है, पिंडी में बिकता है, लाहौर में बिकता है। ये होलसेल मार्केट है। अभी हम आपसे ना ये सारा मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी कीमत कैसे तय हो जाती है और मार्केट कमेटी का जो है इसमें क्या रोल है। मैं ज़रा शराज साहब को भी शामिल कर लूँ। शराज साहब, आप कब से काम कर रहे हैं आड़त का? हमें जी कम से कम 18-19 साल तकरीबन हो गए हैं। अच्छा, गला मंडी क्या क्या बेचते हैं आप? हमारा राइस का काम है, दालों का काम है, ये जो बाजरा वगैरह हो गया, चना सफ़ेद वगैरह हो गया। आप भी ये लोकल जो प्रोड्यूस है, यहाँ मकामी पैदावार है, उसी को बेचते हैं या बाहर से भी इंपोर्ट होके आता है उसको? असल में गुजारिश ये है कि यहाँ पर जो ज़राअत का शोबा है वो उस तरह फ़ाल नहीं है। कम से कम यहाँ 30 से 35% जो पैदावार है वो मुल्की और 60 से 70% बाहर से आती है। ठीक है। उसमें जैसे ये चना सफ़ेद है, दीगर मुल्कों से, ऑस्ट्रेलिया से, वो पहले कराची माल पहुंचता है। ठीक है। फिर जो ताजर है वहाँ से ब्रोकरों से कराची से परचेज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ से ताजर परचेज़ करते हैं मुल्तान के लोग। ठीक है, वो फिर कराची से मुल्तान तक का किराया उसमें शामिल करके, ठीक है, फिर यहाँ पर जो मुकामी फैक्ट्रियाँ हैं वो फिर उसमें रेट डिसाइड करती हैं कि आज ये रेट, यानी कराची का ये रेट है, मुल्तान का कैरेज खर्चा डाल के उसमें ये अब रेट, इसमें प्रॉफिट रेशो ये बनती है। यानी उसमें वो नॉर्मल सी प्रॉफिट रेशो होती है। यानी अगर एक बैग की कीमत 7 से 8 हज़ार रुपये है, उसमें हमारा 20 से 30 रुपये सिर्फ मार्जिन होता है बैग पे ओनली। ठीक है, बस उसके बाद हमारे पास जो है मुल्तान से या जनूबी पंजाब से जो ताजर, ये दुकानदार हमारे पास आते हैं परचेजिंग के लिए, वो फिर पूरे जनूबी पंजाब में उसकी सप्लाई हो जाती है। अच्छा, ये तो बड़ा बहुत टेक्निकल मामला है। मतलब हम एजाज साहब से पूछे, एजाज साहब ये इसकी कीमत का तयन कैसे करते हैं आप? देखें ना, दाल है, सफ़ेद चना है या और कोई प्रोडक्ट है बाहर से आई है, आप रोज़ाना रेट निकालते हैं या वीकली निकालते हैं? तयन कैसे करते हैं कीमत का? ये रेट लिस्ट तो जो है इसका जो कंट्रोलर है वो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में जो चीज़ें हैं उसको वो मतलब ये आड़तियान के साथ जो स्टेक होल्डर हैं बाकी उसके साथ एक मीटिंग कंडक्ट होती है वीकली बेसिस पे। कोशिश की जाती है कि वीकली बेसिस पे हो जाए। वहाँ जो है मतलब ये जो अराइवल्स है इन चीज़ों की उसको रिव्यू किया जाता है, प्राइसेस को रिव्यू किया जाता है कि अब क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उस ट्रेंड को सामने रखते हुए। ठीक है, ये कैसे रिव्यू करते हैं? मैं ये असल में ये प्रोग्राम जो है आम लोग भी देख रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास दाल जो है वो आके 350 रुपये किलो बिक रही है तो उसकी वजह क्या है, उसके पीछे क्या रीज़न होती है कि ये चीज़ें इतनी महंगी हो जाती हैं? देखें, इसमें जो अगर आप इसको लोकली देखते हैं तो मिसाल के तौर पे ये चना ही ले लेते हैं हम। ठीक है। काला चना जो है ना हमारी लोकल प्रोडक्शन है, सारी तो नहीं है लेकिन बहरहाल कुछ एरिया है जो हमारा बखर है, लिया और इस बेल्ट से जो है ना वो आ रहा है, वहाँ वो अच्छा एरिया है प्रोडक्शन का। वहाँ जो वो उसको वैल्यू एडेड किया जाता है तो उसमें जो है ना मतलब एक्सपेंस जो है ना वो जो उसको ग्राइंड कर रहा है खुद आपको बता देते हैं कि ये एक्सपेंसेस हो गए। कैसे आप तयन कैसे करते हैं? सर वो जब ग्रोअर जैसे वो बखर की मैंने बात की है, ठीक है, तो बखर पे जो साबित जो है अपना चना काला, उसकी ऑक्शन होती है मंडी में। ठीक है, उसकी एक ऑक्शन होती है और उस ऑक्शन के नतीजे में एक रेट निकलता है। ठीक है, कि जी ये आज का ये रेट है। ठीक है। उसमें जो है ना फिर वो परचेज़र कौन है? परचेज़र उसमें ये दाल फैक्ट्री वाले, ठीक है, ये परचेज़र हैं। ठीक है। पूरे मुल्क से आप कह लें यही परचेज़र हैं, ये वहाँ से ख़रीद के लेके आते हैं, फिर ये अपना उसको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है ना उसमें डालते हैं, कैरेज चार्जेस डालते हैं और अपने जो एक्सपेंस हैं बिजली के हैं या ऑफिस के हैं जो भी उनकी मतलब किया हुआ है, उसके बाद ये जो है ना ये जितने भी मिल्स वाले हैं, दाल मिल्स वाले, ये अपना रेट दिन के तकरीबन 12:30 और 1 बजे के करीब ये जो है ना डिक्लेयर करते हैं।
आपको भेजते हैं जी कि सर, ये हमें हमारा ये बताते हैं कि भाई आज का ये है हमारा वो खर्चा शामिल करके वो डिक्लेयर करते एक्स मिल जिसको रेट सारा खर्चा खर्चा शामिल करके खर्चा शामिल करके एक्स मिल रेट वो डिक्लेयर करते हैं। और उसके बाद फिर जो है ना वो माल जो है ना वहाँ से निकलता है और वो मंडी में आ जाता है, जो होल सेल की मंडी है। ठीक जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, वो 3 मंडियाँ हमारे जो है ना इधर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो वो होल सेल मंडी में जब आता है तो उसमें भी ये कैरेज चार्ज अपन डाल के ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 25 रुपए इनको जो है ना मार्जिन प्रॉफिट बैग में, सिर्फ बैग में। ठीक है। और बड़ा नॉमिनल सा है। फिर आप आगे जो रिटेल की प्राइस उसको कैसे तय करते हैं वो भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक ले लूँ क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।